हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लग गए होंगे। ठीक है ना। आपका अब परीक्षा का जो है अंतिम पड़ाव चल रहा है और मैं बहुत लेट तो कर चुका हूं, मुझे एहसास है प्यारे बच्चों। लेकिन कहते हैं ना, अगर यदि अंत भला तो सब भला, है ना। तो मैं भले आपको शुरू में बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा पाया हूँगा, है ना, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाया हूँगा, लेकिन अब अंतिम समय में बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, है ना। लेकिन आप लोगों को भी अपना पढ़ाई के बारे में सोचना होगा। जितना वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, लगातार सभी को देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, है ना। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल ये चैनल आपका है प्यारे बच्चों। आप लोगों को जो है सो झिझकना नहीं है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। जरूर बोलिएगा कि सर इस तरह का सुधार का जरूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको निश्चित रूप से सुधार करके लाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे 39 to 46 यानी कि 39 नंबर से 40 नंबर तक का क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन होगा सो 3 अंक का होगा। देख पा रहे हैं हम लोग 3 अंक का ये प्रश्न होगा। तो इसी से रिलेटेड, इसी के जैसा सेम के सेम आपका एग्जाम में जो एग्जाम का पैटर्न होगा सो रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख पाएंगे आप स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन को लिख देता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानना पड़ेगा कि ये जो होगा हमको इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। इस तरह का और भी वीडियो जो है सो यूट्यूब में मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। √3 को, √2 को, ये सबको अपरिमेय सिद्ध करना। आप एकदम जो है ना √2 को, √3 को, √5 को अपरिमेय सिद्ध करें, ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। 100% इसमें से एक नया क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूर देख के जाइएगा। अदरवाइज क्या होगा कि यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है और अब देख के नहीं जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले कि इसको हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हल लिखना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b यानी कि p/q के रूप में हो सकता है। और a और b क्या होगा उसको मेंशन करना होगा आपको। तो लिखिएगा जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और या तथा b बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, सहभाज्य क्या होता है, तो सहभाज्य जो होता है इसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्या में एक के अलावा कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक के अलावा ये अपना पहाड़ा आएगा, ये अपना पहाड़ा आएगा, और दोनों एक का पहाड़ा आएगा। इसके अलावा और किसी का पहाड़ा नहीं आएगा। तो इस तरह का संख्या को सहभाज्य कहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 1 और 2 है, सहभाज्य है। क्यों, क्योंकि एक का पहाड़ा 1 आएगा, ठीक है ना, और 2 का पहाड़ा 2 आएगा, और दोनों को दोनों जो है ना इसके अलावा केवल एक का पहाड़ा 2 आएगा, इसके अलावा और किसी का पहाड़ा नहीं आएगा, इसीलिए दोनों सहभाज्य है, ठीक। तो इसी तरह की संख्या हमने माना है किसको किसको, ए और बी को, ठीक है। हालांकि इसका जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ इसको लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि इसको जो है सो √5 को फ्री करना होगा। तो √5 को फ्री कर लीजिए। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a/b, और ये जो क्या में है, गुना में है, तो बराबर सीधा आएगा तो भाग में आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर a, और इसको गुना कर देंगे तो 7b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7b। बस इतना ही आपको करना था। अब लैंग्वेज मेन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर a/7b क्या है, परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर यदि p/q के रूप में है ना, चाहे a/b के रूप में, यानी कि अंश बटा हर के रूप में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, परिमेय संख्या, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर p/q के रूप में ये है। अगर यदि ये p/q के रूप में है तो एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना। लेकिन क्या आप ही देखिए यहाँ पर ये सही है, क्या ये √5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो शो हो रहा कि परिमेय संख्या है। तो ये क्यों आया, गलत अवधारणा। 7√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। 7√5 को हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या माने हैं, इसीलिए ऐसा आया, ठीक है ना। तो इसको आप जो है सो अच्छे तरीके से मेंशन करके आप लिख दीजिए। आपका इतना ही काम करना, ठीक है ना। तो लिखेंगे, लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है,
क्योंकि 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 हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह गलत अवधारणा 7√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया है। अतः 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के 3 नंबर मिलेगा बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग को क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है ना। बहुत बच्चे ग्राफीय विधि देख के डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल होता है ग्राफीय विधि। ठीक है ना। आपके लिए 3 नंबर लाना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे बनेगा ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो समीकरण आपके पास क्या है? हल तो हर जगह आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है ना। मैं बोलूं या ना बोलूं, कभी छोड़ दूं, आपको लिखना है। तो देखिए पहला समीकरण दिख रहा है 2x प्लस माइनस है 2x माइनस y बराबर में कितना है? 2। ये समीकरण 1 हो जाएगा। आप पूरा समीकरण 1 ऐसे लिखिएगा। ठीक है ना। 4x माइनस में y और बराबर में 4, ये समीकरण 2 हो जाएगा। आपका मर्जी, आप समीकरण 1 चाहे जो लेना है ले लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बच्चों? 2x माइनस में y बराबर में 2। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है, दोनों में से किसी एक को। तो चलिए y को उठा के उधर ले जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x यहाँ बचेगा बराबर में 2, और ये माइनस y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब इसमें से x को फ्री कर दीजिए। तो x बराबर 2 और प्लस में y और बट्टा में, इधर गुना में है ना, इधर आगे बट्टा में हो जाएगा। बस अब यहाँ वैल्यू को रख देंगे हम लोग। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और प्लस में y का मान कितना रख देंगे, कितना रख दो? चलिए y का मान हम लोग रख देते हैं 2। ठीक है ना। और बट्टा में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और बट्टा में 2 काटेंगे तो 2 दूनी 4, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिखना पड़ेगा y का मान कितना रखे हैं, 2। अगर ये नहीं लिखिएगा तो नंबर कट सकता है। y का मान 2 रखने पर, ठीक। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करना है हम लोगों को। क्या छोटा सा काम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो वैल्यू आया उसको इस तरह से। ठीक है ना। एक और बना ही लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। एक और बना लेते हैं क्योंकि 2 बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। देखिए आप लोगों को लगता होगा ना कि सर बहुत टाइम लेके पढ़ाते हैं। बच्चों थोड़ा समझना है तो टाइम लेना पड़ेगा। हड़बड़ अगर पढ़ा देंगे, समझ ही नहीं आएगा तो क्या फायदा बच्चों। तो थोड़ा सब्र रख के देखना भाई, है ना। अच्छा से देख लेगा तो फिर दोबारा तो देखने का कोई वीडियो जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो देख ही लेना अच्छा से। देखो ये हो गया समीकरण 1 के लिए, है ना। समीकरण 1 के लिए ये हो जाएगा समीकरण 2 के लिए। यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, y का मान रखे थे 2, y का मान रखे थे 2, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक। इसी तरह से एक बार और हम रखेंगे y का मान। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है, 2 प्लस y का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर y का मान रख देते हैं 0। क्या रखेंगे, 0।
और बट्टा में क्या है 2 है, देखो है ना। तो यहाँ लिखेंगे y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 या 0 रखने पर जो लिखना है। तो यहाँ पर x बराबर 2 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 2 होगा, और बट्टा में 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो x बराबर कितना 1। देखिए y का मान कितना रखे हैं 0, y का मान कितना रखे हैं 0, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 को लेते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गया। समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है 4x माइनस में y बराबर में 4। इसको हल कीजिए। देखिए ध्यान रखना है क्या, यहां पर x को बराबर सीधे छोड़े हैं, यहां पर y को बराबर सीधे छोड़ेंगे। तो माइनस y बराबर में 4 और इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर x का मान रखेंगे तो y बराबर 4 माइनस 4। बस ध्यान ये रखना, यहां पर y का मान रखें तो इस समीकरण में x का मान रखेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या रख दें यहां पर, x का मान 1 रख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे x का मान 1 रखने पर, तो माइनस y बराबर 4 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y बराबर घटा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y बराबर ये माइनस स्वतः इधर आएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 लिखेंगे नहीं, माइनस इधर आया लेकिन 0 में माइनस नहीं होता, इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या रखे हम लोग, x का मान रखे हम लोग 1, तो y का मान आ गया 0। इसी तरह से एक बार और एक वैल्यू और रखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस y बराबर 4 माइनस 4 गुना y का मान क्या कर ले, अब हम लोग y का मान हम लोग क्या कर लेंगे, सॉरी x का मान क्या कर लेंगे 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 0, ठीक है ना। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 उतरेगा और 4 से 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस y बराबर 4 में 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। x का मान आप क्या रखे, x का मान आप रखे हैं 0। देखिए x का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। ठीक है, बस अब इसका जो है हम लोग ग्राफ काट लेंगे। तो चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 मिनट बच्चों, एक और खींच दीजिए, x अक्ष और y अक्ष, ये सब आपको आता है करना। आपको ये ग्राफ कॉपी मिलेगा एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर आपको देखिए 4 तक है तो 4 तक मैक्सिमम जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस में होगा, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3 4, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं x। ठीक, ये बना लीजिएगा। ये तो आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा तो ये वाला आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ कॉपी में, लेकिन ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट वैल्यू आता है। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, x का 2 और y का कितना है 2, तो x और y दोनों प्लस प्लस में है। ये x का प्लस होगा, x का माइनस होगा, x का y का प्लस होगा, y का माइनस होगा।
तो x का +2 कहाँ यहाँ मिलेगा और y का +2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ जा करके यहाँ मिलेगा दोनों यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको घुमा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर x का मान 1 है तो x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान कितना है 0 है, तो इसी में हो जाएगा। अब एक लाइन लेना है आपको और खींच देना है इस तरह से, ठीक है। एक लाइन लेना है, ऐसे खींच देना है। थोड़ा इतना प्रॉपर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर जो है सो 2 और 2 है ना। और यहाँ पर क्या हो गया है 1 और 0 हो गया है, ठीक। किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए। आपको यहाँ लिखना भी पड़ता है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक। इसी तरह से आप देखिए समीकरण 2 के लिए x का मान 1, x का मान 1 और y का मान 0, तो इसी में आएगा, इसी में आएगा आपका, ठीक है ना। x का मान 0, x का मान 0 और y का मान -4, तो y का मान -4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस तरह से। बस एक लाइन पकड़िए, ऐसे खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा। ये किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या कटा, यहाँ पर कटा 1 और 0, यहाँ पर क्या कटा है 1 और 0, एक बार और जो है सो कटा है 1 और 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 और 0। थोड़ा कचपच हो जा रहा है लेकिन आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 0 और 4, 0 और -4 ये वाला है, ठीक है। तो ये है ग्राफीय विधि आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा ही ये बनेगा। अच्छा यहाँ पर x और y जो है सो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए x और y दोनों कहाँ पर कटा है, x का वैल्यू यहाँ पर हो गया बच्चों 1 और y का वैल्यू क्या हो गया 0, y का वैल्यू हो गया 0, ठीक है ना। तो ये x और y का वैल्यू आपका आएगा अगर लिखना चाहे तो। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, n और Sn ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी एपी जो होता है, मान लेते हैं कि एक एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो होता है सो प्रथम पद होता है, इसको a बोलते हैं। और इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा d। जैसे यहाँ पर 4 में 2 घटाइएगा तो बचेगा 2, ये हो गया आपका d, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ जितना पद होता है तो पदों की संख्या को बोलते हैं n और अंतिम पद को बोलते हैं an। चलिए मैं सारे चीजों को मेंशन करके लिख दूंगा जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार एपी जो है सो a बराबर 5 है, d बराबर 3, an बराबर 50 और ये n और Sn निकालना है। तो आपको सबसे पहले सबको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों 5 दिया हुआ है। फिर लिखेंगे शार्व अंतर यानी कि d बराबर कितना है, d का मान है 3, कितना है 3। उसके बाद अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना दिया हुआ है 50। पदों की संख्या यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि निकालना है। और Sn यानी कि पदों का संख्या, पदों का योग। Sn क्या हो जाएगा, पदों का योग यानी कि Sn, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे किसका, an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके पद को जो मिसिंग पद है उसको निकालेंगे। तो फार्मूला को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर में an।
फार्मूला को आप ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं, बाद में पदों को इधर उधर पलटना ना पड़े इसीलिए हम लोग सीधा फार्मूला को ही पलट ले रहे, ठीक है ना। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस एन का मान निकालना है, एन को छोड़ दीजिए -1, और गुना डी का मान कितना है बच्चों, तो 3 है तो 3 लिख दीजिए, बराबर ए एन 50 है तो 50 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 5 प्लस एन -1 मिनट, यहाँ पर जो है सो क्यों उतारिएगा, इसको उधर ले जाना उठा के, ठीक है ना। तो देखिए n-1 गुना में 3 बराबर 50, और ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। अब n-1 गुना 3 बराबर 50 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, हाँ या ना, बचेगा ना। अब यहाँ पर जो है सो इस 3 को उधर ले जाइए तो n-1 बराबर हो जाएगा 45 और बटा में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, n-1 बराबर कितना 15। अब यहाँ से n का मान निकाल दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 15, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो इस एपी में 16 पद है। अब हमको क्या करना है, 16 पदों का योग निकाल देना है। तो योग निकालने के लिए एक फार्मूला आप जानते होंगे एशियन का, है ना। तो एशियन बराबर क्या होता है n/2, और चूंकि इसका अंतिम पद पता है इसलिए हम लोग शॉर्ट वाला फार्मूला लिखेंगे a + l, है ना। a + l बोलिए चाहे तो an बोलिए, एक ही बात है ना। an मतलब अंतिम पद होता है, ठीक। इसका 3 फार्मूला होता है बच्चों, देखिए एक होता है एशियन का, एशियन बराबर n/2 2a + n-1 गुना d। एक एशियन का होता है n/2 a + l, जहां पर बोल देगा अंतिम पद इतना है, और एक होता है एशियन बराबर n/2 और a + an, जैसा कि इस फार्मूला में an पता था, देखिए an पता है ना अंतिम पद, तो an का। तो इस तरह से 3 में से जो फार्मूला आपको लगाने का मन करेगा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, किसी भी फार्मूला में बनेगा। तो एशियन यानी कि कितने पदों का आपको जोड़ना है, 16 पदों को, तो n के जगह में क्या हो जाएगा 16 बराबर n का मान हो जाएगा 16 और बट्टा में 2, a का मान हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 है, 5 प्लस an यानी कि अंतिम पद कितना है 50 है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो a से 16 बराबर काटिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16 यानी कि 8 हो गया, गुना यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 55, इसको गुना कर दीजिए तो a 16 बराबर हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है सो थोड़ा सा मेंशन करना है, डायरेक्ट आंसर ऐसे हड़बड़ा के मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेंशन क्या करना पड़ेगा, आंसर आ गया ठीक है, लेकिन नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको लगता होगा सर बहुत लैंग्वेज लिखवाते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा। सब कुछ अच्छा करते हुए अगर आपका नंबर कटेगा तो अच्छा बात है क्या, वो नहीं है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का तो ऐसे लिखिए, इस एपी में n बराबर क्या होगा, n बराबर 16 हो गया, यानी कि 16 पद है, तथा Sn बराबर कितना हो जाएगा 440, और यहां पर आपको आंसर लिखना है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है बच्चों, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। हमको उस बिंदु का क्या करना है, मतलब इसमें किस अनुपात में, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरह से, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, इसका निर्देशांक मान लो 1 और 2 है, और इसका मान लो 4 और 5 है, ठीक है ना। अब बीच में यहाँ पर एक कोई रेखा है, कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 1 और 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है सो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ जो होगा ये हो सके 1:3 में कटा होगा, 2:5 में कटा होगा, 4:3 में कटा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये अनुपात पूछ रहा, ठीक है। बहुत टाइम आपका चांस रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि ये यहाँ पर जो होगा सो अनुपात दिया रहेगा, ये अनुपात गिवन रहेगा, और ये वाला बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही जाना है, कंफर्म है पूछेगा, 100% पूछेगा
कि अगर यदि यहां पर ये अनुपात पूछेगा तो ये बिंदु दिया रहेगा, बिंदु निकालना रहेगा तो अनुपात दिया रहेगा। तो दोनों तरह का सवाल को प्रैक्टिस करके ही जाना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कंडीशन, देखिए इस तरह से दिया हुआ है बिंदु, ठीक है, और यहां पर जो है इसका निर्देशांक -3 और कॉमा 10 है, और इस बिंदु के निर्देशांक है 6 -8, और यहां पर कहीं पर हो सके यहां पर होगा ये बिंदु -1,6, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो अनुपात है ये देखा क्या हो गया, बट गया। देखिए एक भाग इधर हो गया, दूसरा भाग इधर हो गया, तो ये जो भाग है दोनों ये कितना कितना अनुपात में बटा ये हमको निकालना है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ठीक है ना। ये इसको xy ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि विभाजन सूत्र लिखना पड़ेगा। तो बस यहां पर जो है सो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हल लिख करके क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से सीधा लिखिएगा, विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, हम लोग x चाहे y किसी से, देखिए दोनों को दोनों में से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों निकाल के क्या फायदा होगा, x में भी x को लेकर चलिएगा तो भी ये अनुपात निकल जाएगा, और y को लेकर चलिएगा तो भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x को लेकर चल रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है ना, ये हो गया। और बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो ये हो गया आपका फार्मूला। y से जाएंगे तो y यहां लिखिएगा, और y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 m2 यहां भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो देखिए x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 लिख दीजिए, बराबर में m1 को छोड़ दीजिए क्योंकि यही तो निकालना है, गुना x2 कितना है, देखिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए, प्लस m2 निकालना है, m2 छोड़ दीजिए, गुना x1 कितना है, -3 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ठीक। इसको गुना कीजिए, -1 उतर जाएगा, बराबर में 6 को गुना करेंगे तो 6 एकम 6 m1 प्लस में, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो 3 एकम 3 m2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए तिरछा तिरछी इसको गुना कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको है ना, तो इससे इसको गुना करिए, क्या हो जाएगा, इसको कर दूं पहले क्या, इसको चलिए कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 6m1 माइनस 3m2, ठीक, बराबर इधर क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -m1 प्लस माइनस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि m1 को देखिए, इसमें m1 है, इसमें m, तो दोनों को एक साइड में करेंगे, 6m1 और ये इधर आएगा तो प्लस का m1, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का m1, बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस का m2, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3m2 होगा। तो 6m में एक m और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा, बराबर इधर जो है सो 3m में एक m घटा देंगे तो 2m1 m2 होगा। अब हमको क्या चाहिए, m1 m2 चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 को यहां छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, m1 को यहां पर छोड़ देंगे, m2 किधर ले लाएंगे, m2 को इधर ले लाएंगे, बराबर इधर क्या बचेगा 2, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा बटा में 7। तो देखिए m1 m2 क्या हो गया, अनुपात हो गया, m1 m2 यानी कि m1 अनुपात, इसको क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी कि कितना अनुपात में कटा है, 2:7 में कटा है, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः अनुपात बराबर 2:7,
और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ठीक है, हम लोग इसको जो है सो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। कैसा चतुर्भुज बनाएंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपको पता होगा। समलंब चतुर्भुज जो होता है बच्चों, वो होता है जिसमें दो भुजा समानांतर होता है, दो भुजा असमानांतर होता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार काहे नाच रहा भाई? अरे बाबा काहे भाग रहा है यार तू? अच्छा चल, जहां रहना है रहा भाई तुम। देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर नाम लिख दीजिए इसका, चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज है A, यहां पर हो जाएगा B, C हो जाएगा D, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसके विकर्ण जो है सो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो विकर्ण हम डालेंगे। ठीक, यहां से इसको जो है सो एक लाइन खींच दो, यहां पर पहला विकर्ण हो गया, दूसरा लाइन यहां खींच देंगे, ये दूसरा विकर्ण हो गया। और दोनों कहां पर? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है तो दिया गया वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? सुंदर से आप लोग को जो है ना, कॉपी जितना बढ़िया बना पाएंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो दिया गया, हम क्या लिखेंगे? ABCD एक समलंब है जिसमें क्या लिखेंगे? AB समानांतर DC है तथा विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। ठीक है, दिया गया बात क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। आपने इसमें स्टेप मार्किंग होगा, ये सब लिखिएगा। पूरा नहीं बनाइएगा तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन छोड़ना क्यों है भाई? कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। ठीक है ना। तो सिद्ध करना में क्या लिखेगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है AO बट्टा BO, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। अच्छा, यहां पर रचना भी करना होगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? ये चचा तू परेशान मत कर, चचा तू समझा, जहां रहना रह यार। ओह माय गॉड, चुंबक जैसा खींच रहा है यार ये। चलो रचना में क्या लिखेंगे? यहां पर रचना में बच्चों एक यहां पर जो है ना रेखा खींचना पड़ेगा, समानांतर रेखा। किसके समानांतर? ये जो रेखा है या तो ऐसे समझो कि जो रेखा है ना इसका नाम लिख दो AE। क्या लिखेंगे? E। ठीक है ना। तो जो AE बोर्ड है EO, ठीक है ना, EO हो जाएगा। तो ये जो रेखा होगा इसके AB को क्या बोलते हैं, आधार मान करके समानांतर खींचो, या तो CD को समानांतर मान के खींचो, आधार मान के खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि AB समानांतर EO खींचा। क्या लिखेंगे? EO समानांतर AB खींचा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना पड़ेगा
कि ऑलरेडी जो है सो ए बी और सी डी समानांतर है और इसके समानांतर ये है, तो अब क्या हो जाएगा कि ईओ जो होगा सो सी डी के समानांतर होगा। देखिए ये 3 रेखा मान लीजिए, तो इसके समानांतर ये है ना, और इसके समानांतर ये है, तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समानांतर होगा ना। तो इसी तरह से देखो ये जो है सो ये और ये आपस में समानांतर है, ये दोनों समानांतर, इसका मतलब ये भी इसके समानांतर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे सॉरी, इसीलिए क्या लिखेंगे, ईओ समानांतर ए बी है और ए बी समानांतर सी डी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईओ समानांतर सी डी भी होगा, ठीक है, होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे जिस त्रिभुज को हम लोग कलर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो इसके समानांतर ये है, तो लिखेंगे चूंकि ई ओ समानांतर क्या है, ए बी है, ए बी है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ओ बटा ओ डी हो जाएगा, ओ डी है ना, ओ डी लिखिए चाहे डी ओ लिखिए, डी ओ ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर डी ओ है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ओ है। ये हो गया समीकरण 1, क्या होगा समीकरण, और ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख दीजिएगा बीपीटी से। बीपीटी का मतलब होता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, बेसिक क्या होता है उसका, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी, ठीक है ना, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब देखिए अब क्या करेंगे, इतना काम होने के बाद अब हम लोग जो है एक त्रिभुज लेंगे, ये वाला, कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक मिनट इसको मिटा देते पहले। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ये वाला, ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज को, तो देखो यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ठीक है। तो एडीसी त्रिभुज में अब हमको देखो यहां पर ये जो है सो ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो लिखेंगे चूंकि ईओ समानांतर क्या है, डीसी है, इसीलिए ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ओ सी हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा समीकरण 2। यहां भी लिख देंगे बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है ना, बीपीटी से केवल लिख दीजिए। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 का देखिए लेफ्ट साइड को ए ई बटा ई डी है और यहां फिर क्या है, ए ई बटा ई डी है, यानी कि समीकरण 1 का लेफ्ट साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब गणित के नियम का आधार पर अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिक राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, इसमें हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ बराबर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ओ सी होगा। और आपको क्या लाना था, देखिए यहां क्या लाना था, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ यहाँ तो है ही नहीं, सब कुछ है यहाँ पर, ए ओ यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर बी ओ दिख रहा है, यहाँ पर सी ओ दिख रहा है, डी ओ, लेकिन जो प्रॉपर वे में आपको चाहिए वो नहीं मिला। तो इसको जो है सो आपके क्वेश्चन के जैसा, मतलब प्रूफ जो करना उसके जैसा बनाने के लिए आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इससे इसको गुना करना पड़ेगा और इससे इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आए बात। तो गुना कीजिए, किसको गुना करेंगे, आपको पहले क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, तो ए ओ को पहले गुना कीजिए, तो ए ओ गुना क्या हो जाएगा, डी ओ बराबर में
बी ओ गुना को क्या हो जाएगा, ओ सी होगा। अब देखिए आपको ओ ए के नीचे क्या चाहिए, ओ ए ओ के नीचे चाहिए आपको बी ओ, तो यहाँ जो हो जाएगा ए ओ और बटा में यहाँ पर बी ओ लिखे चाहे ओ बी लिखे, यहाँ पर लिखे आपका बी ओ, तो इसको बी ओ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ओ बटा हो जाएगा बी ओ बराबर, यहाँ देखिए क्या है, ओ सी है, ओ सी देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर सी ओ चाहे ओ सी, तो यहाँ पर सी ओ है, सी ओ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी ओ और बटा में क्या चाहिए, इसमें डी ओ चाहिए, तो देखिए यहाँ डी ओ है तो डी ओ को उधर ले जाइए, अरे यही आपको लाना था, प्रूफ कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको 2-3 बार बना लीजिएगा एग्जाम्स पहले, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक चित्र का जरूरत पड़ेगा, इसके लिए जो है सो आपको एक चित्र का जरूरत पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा सा छोटा चित्र बनाएंगे, तो ये हो गया। अब देखिए, अब जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है, तो बाह्य बिंदु से, तो सपोज कीजिए कि ये बाह्य बिंदु है, ठीक है ना, वृत्त के बाहर में एक बिंदु है, तो स्पर्श रेखा भी यहां खींचना पड़ेगा आपको, है ना। तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसा होगा, यहां से जाएगा, और दूसरा स्पर्श रेखा कुछ ऐसा होगा, तो ये जो हो गया स्पर्श रेखा। अब ये वृत्त है तो केंद्र हो गए हैं, है ना, तो ये केंद्र है, तो इसको जो है सो आप मिला दीजिए यहां से, इस तरह से, ऐसे मिल गया। तो देखिए यहां जो है होगा ना, सो ये केंद्र पर बना कोण होगा और ये बाह्य बिंदु पर बना कोण होगा, ठीक। तो ये दोनों कोण को, यानी कि ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को मिला करके आपको क्या करना है, 180। आंतरिक कोण का क्या होता है, समपूरक होता है, समपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दोनों को क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखा का कोण ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि इस कोण का संपूरक होता है, मतलब ये दोनों कोण जो होगा, ये कोण और ये कोण को क्या करेंगे, संपूरक करेंगे, यानी कि 180 डिग्री प्रूव करेंगे, ठीक। नाम दे दीजिए इसका ए बी सी और इसका नाम दे देंगे ओ, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, जो कि सिद्ध करना है तो ये सब लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। क्या दिया गया है, तो लिखेंगे कि एक वृत्त है, या तो लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी बाह्य बिंदु सी है, बाह्य बिंदु सी है, स्पर्श रेखा क्रमशः AC तथा BC है। ये हो गया, दिया गया है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पर रचना, क्या लिखेंगे, रचना, ठीक है। तो रचना का जरूरत है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, रचना नहीं लिखेंगे बच्चों, फालतू का काम नहीं करना है, ठीक है ना।
रचना नहीं, सीधा यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण, ठीक है ना। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, ये जो देखिए यहाँ पर ए ओ बी सी एक चतुर्भुज बन रहा, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ओ बी सी में, ठीक है ना। चतुर्भुज ए ओ बी सी में, ठीक है ना। चारों कोणों का योग निकालेंगे, लिखेंगे कोण। अच्छा, इसका एक काम करते हैं हम लोग, आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं। इस कोण का नाम एक, क्या लिख देंगे, एक। इस कोण का नाम लिख देंगे दो, इसका नाम ये हो गया दो, ये हो गया तीन और ये हो गया चार। एक दो तीन चार ऐसे लिख दीजिए, कोई देखिए एक दो तीन चार। तो इस कोण का नाम हम क्या लिखेंगे, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, ए ओ बी ओ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको जो है सो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो कोण एक लिख रहे मतलब क्या हो जाएगा, ए ओ बी। कोण दो लिख रहे मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी सी हो जाएगा। और कोण सी तीन लिख रहे मतलब क्या हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। तो कोण ए का मान देखिए, निकल छोड़ दीजिए आप, कोण ए को जो है सबका जरूरत है ए ओ बी। तो कोण एक प्लस कोण दो को देखिए, कोण दो का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, तो याद रखिएगा कि ये जो है सो वृत्त का त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो जो होगा वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या में जो कोण बनता है, यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है सो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो लंब है तो 90 डिग्री यहाँ पर। तो प्लस में कोण सी को भी छोड़ दीजिए, कोण तीन को जैसे तैसे छोड़ देना है। और प्लस कोण चार भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब क्यों ये 90 होगा, तो इसके लिए लिख दीजिएगा वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, सॉरी वृत्त का केंद्र नहीं, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब देखिए कोण एक, कोण एक को अब क्या यहाँ पर छोड़ दीजिए एक, और यहाँ पर जो है सो कोण तीन को छोड़ दीजिए, तीन को, और प्लस 90 90 कितना हो जाएगा, अरे रे रे सॉरी बच्चों, एक सुधार का जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। एक सुधार का क्या जरूरत है, तो यहाँ पर जो होगा 360 डिग्री होगा। कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आइए क्या होगा, है ना। इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ जो ये तो ठीक है 180 था, यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना बच्चों। लिख दीजिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। फिर 180 लिखा रहा था, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोण एक प्लस कोण तीन ये छोड़ दीजिएगा और 90 90 जोड़ दीजिए, 180 हो जाएगा, बराबर कितना इधर 360, बराबर कितना 360 डिग्री। अब देखिए उठा के इसको उधर ले जाइए, तो कोण एक प्लस कोण तीन बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब देखिए कोण एक को आप क्या नाम दीजिएगा, ए ओ बी। देखिए यहाँ पर ए ओ बी है, तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बी प्लस कोण तीन को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी बी बराबर इधर 360 में 180 घटेगा तो कितना बचेगा, 360 में 180 घटे कितना बचेगा, 180 डिग्री। और यही आपको लाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सिद्ध कीजिए कि सेक ए प्लस 10 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए माइनस सॉरी बाई 1 माइनस साइन ए। यानी कि हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके इतना लाना है, चाहे इसको प्रूफ करके, इसको मतलब प्रूफ नहीं हल करके, इसको हम हल करेंगे तो ये आना चाहिए, इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए। तो ज्यादा आसान हमको लगता है इधर से, तो इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आपको भी इजी लगेगा ये वाला।
तो देखिए इसको, ठीक है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले हल, सब क्वेश्चन में ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको बच्चों, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर चाहे बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है, sec a प्लस 10a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन में, आपको इसको सॉल्व करके ये लाना है, इतना को हल करके ये लाना है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आप इसको साइन और कोस में चेंज करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो देखिए sec a को क्या लिख सकते हैं, sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 cos a लिख सकते हैं, और प्लस 10a को लिख सकते हैं sin a cos a लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो cos और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a होगा ना। cos a से cos a कटेगा तो बचेगा 1, तो 1 प्लस यहां लिखिएगा, cos a से cos a कटेगा तो लिखिएगा sin a, क्या हो जाएगा, sin a, और ये हो जाएगा स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहां भी हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस इसका रूट को, स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बाई यहां पर कॉस स्क्वायर ए का है। यहां पर कॉस जो है, यहां पर जो है कॉस ए का होल स्क्वायर होगा और कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा ना, तो कॉस से कॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो हो जाएगा, यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी क्या लगेगा, एक समीका लगेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में ये जो होगा सो कॉस स्क्वायर ए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां पर कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दीजिएगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे। अब बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चल रहा कि आप अपने अपने मर्जी से कर रहे हैं, बच्चों हमको ये दिमाग में रखना, हमको ये चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 1 माइनस साइन आ रहा है ना, 1 माइनस साइन आ रहा है ना, कुछ इसके जैसा जुट रहा है ना, बस इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। हमको क्वेश्चन को दिमाग में रखना, हमको लाना क्या है। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। क्यों लिखेंगे, तो कारण देना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रीजन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन देते जाना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में, इसको जो है सो आपको एक फार्मूला बनाना है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है, अब यहां पर कहेंगे कि ये कैसे लिख दिया अपने मर्जी से। प्यारे बच्चों यहां पर 1 का स्क्वायर लिखिएगा, 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना, तो यहां पर तो इसका कोई फॉर्म चेंज ही नहीं हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया और बटा में यहां क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए यहां लिखा जा सकता है, प्लस में एक बार माइनस में, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए तो देखिए यहां पर क्या है, 2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए एक बार, और यहां पर 1 प्लस साइन ए। क्यों, यहां पर 2 था इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। बटा देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे तैसे उतार दो, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो देखो यहां से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए और नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। देखो यही लाना था ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। मतलब हम लोग LHS को हल किए तो RHS के बराबर आ गया, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 46 नंबर है ना। 46 नंबर में क्या है सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब एक घड़ी है, ठीक है ना, तो उस घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना वो भाग को कवर करेगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। दैट मीन्स एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि घड़ी है ना। चलिए मैं आपको जो है सो एक घड़ी निकाल के ही बता देता हूं। चलिए आप दिख रहा होगा आपको घड़ी, है ना। तो देखिए ये घड़ी है। अब यहां देखिए कुल मिलाकर के क्या है, ये जो घड़ी का मिनट का सुई ये वाला है, ये सेकेंड है, ये घंटा है, ये मिनट वाला है। तो ये मिनट की जो सुई है ना, इसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर ये से घूमेगा तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा ना। तो देखिए इस तरह से ये कांटा जो होगा ना सो कुछ ऐसे ऐसे जो भाग बन रहा है इस तरह से ऐसे, तो देखो ये क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है ना। तो हमको क्या करना है, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे काम करेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, अरे यार ये इतना ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर हम लोग हल लिख सकते हैं। दिया गया है का मोड सभी बाहर निकले नहीं है, सबको प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या है, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यहां क्या करना होगा ना, थीटा का मान निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो थीटा यानी कि कोण का मान, तो लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिखेंगे घड़ी की, थोड़ा सा यहां लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर है ना, कितना डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो 1 मिनट में 360 डिग्री जो हो जाएगा पूरा होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, बटा 60 करेंगे, ठीक है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 6 6 36, 6 डिग्री का बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनेगा। कहने मतलब क्या, देखो यहां पर ये 12 है, यहां 1 है, तो यहां पर छोटा छोटा जो होगा ना 5 भाग में बटा रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहां पर देखते होंगे सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा 1 मिनट में रचित कितना, 1 मिनट में मतलब ये घड़ी की जो मिनट की सुई है सो 1 मिनट में यहां से 12 से यहाँ एक बार जो डॉट दिख रहा है वहां आएगा, तो ये होता है 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमको कितना बोल रहा है, 5, तो इसीलिए लिखेंगे 5 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 गुना 5 यानी कि 6 पंजे
30 डिग्री। कितना डिग्री बन जाएगा? 30। यानी कि ये जो है सो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। 5 मिनट में ये मिनट का सुई जो है सो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ आने में जो है सो 30 डिग्री के कोण बन जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 भाग में बटा हुआ है, तो 1 मिनट में इतना बना रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाएगा। ये मेन चीज था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसीलिए क्या लिखेंगे, ये जो आकृति बनेगा इस तरह से, ये वाला एक तिरछखंड बनेगा। अब यहाँ पर तिरछखंड का हमको क्या पता चल गया? एंगल पता चल गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? त्रिज्या का लंबाई हो जाएगा, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम तिरछखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मैं पिछला वीडियो जो था उसमें भी आपको बताया था कि ये फार्मूला का जरूरत आपको पड़ेगा, इसीलिए इस फार्मूला को अच्छा से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा से याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 लिख दीजिए, बटा कितना? 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर कितना है? आर है 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट छांट लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग काट छांट करके खुद से आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको काट छांट नहीं कर रहा हूं, गुना उना नहीं कर रहा हूं, कुछ तो काम आपके लिए छोड़ दूं ना। तो प्यारे बच्चों, आज का ये अंतिम वीडियो था। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे वो भी पढ़ पाए, ठीक है ना। बच्चों थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैं स्लो पढ़ा रहा हूं बच्चों, लेकिन मुझे पता है कि सभी के सभी बच्चों को समझ में बताना चाहिए। अगर हड़बड़ पढ़ा दूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, समझ ही में नहीं आता। तो अच्छा से समझने के लिए प्यारे बच्चों डिटेल पढ़ाना ही पड़ेगा और क्या बोलते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। हड़बड़ पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार का जरूरत है तो बेशक बोलिएगा, ये आपका चैनल है। मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलता मेरा चैनल है, आपका चैनल है। मैं आप ही को पढ़ाने के लिए चैनल बनाया हुआ हूं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ है। तो प्यारे बच्चों आप लिखिए कमेंट में क्या सुधार करना है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अगर अच्छा भी कुछ लगता हो तो लिखिएगा, सर आपका ये अच्छा लगता है। बुरा लगता हो तो बोलिएगा सर ये चीज आपको सुधार करने की जरूरत है, बिल्कुल मैं सुधार करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल।